नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और आइए देख लेते हैं कि शुक्रवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। ढीली शुरुआत हमने होते हुए देखी है क्योंकि आप गिफ्ट निफ्टी पर जब नजर डालते हैं तो 20-21 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 38 पॉइंट्स नीचे है और नास्डैक फ्यूचर्स में भी 27 अंकों की कमजोरी दिख रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें, कई बाजार आज बंद है। चीन के बाजार की छुट्टी आज से शुरू है। जापानीज मार्केट निके पर नजर डालें तो 85-87 अंकों की कमजोरी वहां से नजर आ रही है और कुछ प्रेशर बीते सत्र में हमने कच्चे तेल और सोने चांदी पर भी देखा। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण क्यूज हैं जिन पर अब रखनी है नजर, पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ इंटरनेशनल मार्केट में? कमोडिटी मार्केट में तो हम देख रहे हैं बहुत एक्शन हो रहा है। एब्सोल्युटली। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, बट अब कुछ ज्यादा खराब नहीं हो रहा है। 2 दिन से हम देख रहे हैं थोड़े स्टेबिलिटी के साइंस आ रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या इस पे पीछे कोई ट्रिगर है या कोई अच्छी खबर है, तो एब्सोल्युटली ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी बदला नहीं है। जो मूड माहौल खराब कर रहा था उस हिसाब से कुछ ज्यादा बदल कर नहीं आया है, बट बाजार ऑलरेडी ज्यादा गिर चुके थे तो अब इन लेवल्स पर स्टेबल होते दिख रहे हैं। कल सुबह भी हमने देखा अमेरिकी बाजारों में ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हुआ था परसों को, और कल शाम भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से एक रिबाउंड वाली आपको मूव आती हुई दिखी। डाउ पर भी 2 दिन की गिरावट के बाद कल थोड़ा आपको ब्रेक आते हुए दिखा। चीन के बाजार से जैसे आपने कहा अब एक हफ्ते के लिए कोई संकेत नहीं आने वाले, क्योंकि वहां पर एक हफ्ते की छुट्टी आज से शुरू हो गई है। हमारे लिए ऑफकोर्स मंडे छुट्टी है। हालांकि जो करेंसी मार्केट के पास पार्टिसिपेंट्स है वो याद रखें, आज करेंसी मार्केट खुला है, बंद नहीं है। बट एसेंशियली डाउ पर कल आपने एक रिबाउंड आते हुए देखा। 300 अंक की रेंज में ही कारोबार हुआ, तो ज्यादा बड़ी रेंज नहीं थी। उसमें आपने देखा 115 अंक ऊपर आपके लिए डाउ बनते हुए दिखा है। नास्डैक और S&P 500 यहां पर लगातार दूसरे दिन खरीदारी हुई है और अच्छी खरीदारी हुई है। 0.5% की मूव यहां पर आपने आती हुई देखी। जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर भी आपने 0.5% की मूव देखी है। इनका विक्स कल 4.5% गिर कर आया है। तो एज सच थोड़ा बेहतर सेशन ही था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। कुछ डेटा था जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया। दूसरी तिमाही की इनको जो जीडीपी डेटा आया है, फाइनल जीडीपी डेटा आया है, वो 2.1% पर ही आया है। ये बाजार का अनुमान था, प्रीवियस रीडिंग भी इसी लेवल पर थी, तो इस डेटा से कुछ ज्यादा खराब नहीं हुआ। बाजार इसको न्यूट्रल ही ले रहे थे। दिग्गज आईटी शेयर्स में आपने खरीदारी देखी है। एप्पल, मेटा और साथ ही अल्फाबेट में आपने कल अच्छी मूव्स आती हुई देखी, वहां से भी बाजार को थोड़ा सहारा मिला है। सेमीकंडक्टर शेयर्स में कल बढ़िया खरीदारी रही। माइक्रोन लेड मूव आपने कल सेमीकंडक्टर शेयर्स में आती हुई देखी, तो वहां से भी बाजार को सहारा मिला। बट जो बड़ी चिंता अभी भी बाजार की बनी हुई है वो है इनकी बढ़ती बॉन्ड यील्ड की, और वो चिंता अभी भी बरकरार है। 4.68% की नई 16 साल की ऊंचाई पर हमने कल अमेरिकी बॉन्ड यील्ड को जाते हुए देखा, यानी कि ऑलमोस्ट 4.7% तक ये यील्ड पहुंचती हुई देखी। वहां से फिर थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है, अब गिरकर 4.6% के नीचे 4.58% पर नीचे, तो वहां से करीब 10 बेसिस पॉइंट का आपको कूल ऑफ देखा है। बट एक बड़ा एक्शन कल भी अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बरकरार था, और पिछले हफ्ते जो फेड पॉलिसी आई थी 20 तारीख को, वहां से अब तक जो इनकी बॉन्ड यील्ड है वो 0.4% ऊपर जा चुकी है। तो पिछले 8 में से 7 दिन से लगातार यहां पर आप तेजी का एक्शन देख रहे हैं, और पिछले 1-1.5 हफ्ते में बड़ा एक्शन, बड़ा उछाल आपको इनकी बॉन्ड यील्ड में आते हुए दिखा है। तो कोई भी कूल ऑफ वहां पर सिग्निफिकेंट नहीं हुआ है, वो चिंता अभी भी बाजार के लिए बरकरार है। आज इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, आज पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा इनका आने वाला है, PCE डेटा जो होता है। अगेन फेड जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो इस डेटा को काफी क्लोजली ट्रैक करता है। अगस्त महीने का PCE करीब 3.5% की बढ़त का अनुमान है। कोर PCE 3.9% बढ़कर आ सकता है, तो इस पर भी बाजार रिएक्ट करते हुए आज शाम को आपको दिखेंगे। साथ ही सितंबर का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, इस पर आपको रखनी है नजर। फेड चेयरमैन पावेल साहब अभी थोड़ी देर पहले एक बयान दे रहे थे, वहां से जो टेकअवेज आएंगे उसका भी आपको रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका आज शाम रिएक्शन आएगा, बट एसेंशियली कल थोड़े स्टेबल रहे अमेरिकी बाजार। कुछ ऐसी बड़ी मूव नहीं आई, कुछ ऐसी बड़ी खबर अच्छी भी नहीं आती हुई आपको दिखी है। यूरोप में देखेंगे तो यहां पर भी कल अच्छी बढ़त आपने देखी है। कमोडिटी बाजार में तो भरपूर एक्शन बना ही हुआ है। सोना आपके लिए 6.5 महीने के निचले स्तर पर है। 2 दिन में $40 की गिरावट सोने में दिखी है। कल कच्चे तेल को हमने देखा 11 महीने की ऊंचाई से फिसला है। बेस मेटल्स में कल एक तगड़ा कमबैक, बड़ी अच्छी रैली होती हुई दिखी है, तो आज शायद उसका भी थोड़ा रिएक्शन दिखे। ओवरऑल स्टेबल है, बट कोई अच्छी खबर नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। चलिए, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमारे मार्केट्स किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं और इन खबरों को पचाते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो लगातार एफआईआईज की तो बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही। 3364 करोड़ की बिकवाली कैश स्पेस में देखने को मिली है। एफएनओ में भी कुछ बिकवाली के फिगर्स आए हैं। घरेलू बाजार हालांकि थोड़ा सा दम लगाने की कोशिश कर रहा है और 2700 करोड़ से कुछ ऊपर की ही हमने खरीदारी होते हुए देखी है। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत बन रहे हैं उससे हमारे मार्केट आज क्या संकेत लेंगे, क्या रणनीति आपको अपनानी है ट्रेडिंग की, इन सब पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, लंबा वीकेंड है सामने। सर आज कैसे प्लान करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, एक थोड़ी मुश्किल सी सीरीज का समापन हुआ कल। शुरुआत मजबूती के साथ हुई और अंत होते होते हमने लगभग सारे गेंस गंवाए। फिर भी हाँ, एक कह सकते हैं कि 300 पॉइंट की तेजी के साथ जो सितंबर सीरीज खत्म हुई है, नेट पॉजिटिव रहे हम। लेकिन अब जहाँ तक नई सीरीज का सवाल है, अक्टूबर सीरीज को लेकर मेरा आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव है और उसकी वजह है कि हम हल्के नोट पर बाजार में शुरुआत कर रहे हैं और थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन आया भी ऊपरी स्तरों से, तो वो भी बाजार के लिए हेल्दी है। अमेरिकी बाजार भी आपको थोड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आते हुए दिख रहे हैं और आपने देखा भी कल अमेरिकी बाजारों में कमजोरी होती नहीं दिखी, निचले स्तरों से एक अच्छी सी रिकवरी आती हुई दिखी। इन सबके चलते मुझे लगता है कि आज एक मजबूत शुरुआत होनी चाहिए और अगर सुस्त शुरुआत होती दिखे तो आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। जो सपोर्ट लेवल है अब आज के लिए निफ्टी पर, वो 19,435 से 19,500 इस रेंज में बाजार अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और अगर इस रेंज में मिले तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। ऊपरी स्तरों पर एक बार 19,600-675 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की आज हो सकती है और वहां से फिर देखेंगे कि फॉलोअप खरीदारी कितनी आती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 44,250 के आसपास का लो हमने बनाया। वैसे तो 44,200 ही अपने आप में सपोर्ट है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी चूंकि थोड़ा सा कम मजबूत है तो मैं आज के लिए रेंज सपोर्ट की बड़ी जो मानकर चलूंगा वो 43,825 से 44,000 की मानकर चलूंगा। इस रेंज को मजबूत सपोर्ट मानिए, इस रेंज में डेफिनेटली खरीदारी कीजिए। ऊपरी स्तरों पर 44,525 से लेकर 44,675, ये 150 पॉइंट की रेंज वो है जो आपके लिए थोड़ा सा रुकावट का काम कर सकती है। इन लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, तो इन लेवल्स पर रखिए नजर। सुस्त शुरुआत, कमजोर शुरुआत पर खरीदारी का रुझान रखें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आज लेकर चल सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी तेजी हो ना हो, लेकिन ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका भी मिलेगा और वापस से खरीदारी करने का, तो ये स्ट्रेटेजी आज के लिए आपकी हो सकती है। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करके चले। तो सर ने कहा थोड़ी कमजोर शुरुआत होती है तो बाय ऑन डिप्स को बिल्कुल भी यहां पर मिस मत करिएगा और ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुक भी करना है। 19,435 से 500 सपोर्ट रेंज है, 19,600 से 675 यहां पर प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज होगी। रेजिस्टेंस बैंड भी है। बैंक निफ्टी 43,825 से 44,000 और जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो रुकावट है वो 44,525 से 675 आएगी और ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग वाली भी रेंज होगी। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे जी बिजनेस की सुपर एक्सक्लूसिव खबर की तरफ जो आ रही है फार्मा स्पेस की और बिंदो फार्मा से। उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस खबर की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, बताइए सुबह सुबह आप कौन सी सुपर एक्सक्लूसिव खबर फार्मा स्पेस की लाए हैं? देखिए, बेसिकली एक दवा है रेवलिमेड। हाँ। और ये काफी चर्चित दवा है, बेसिकली कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है और इस दवा के लिए ऑरबिंदो फार्मा को मंजूरी मिल चुकी है और बहुत जल्द जो है ऑरबिंदो फार्मा इसको लॉन्च करने वाला है। ये हमारे पास खबर है। इसी अगले हफ्ते जो है इसकी बिक्री शुरू होने की संभावनाएं हैं। आपको याद होगा जब इस कंपनी ने अपने कॉन कॉल किए थे, इसके पहले जितने भी क्वार्टर्स गए थे, तब इस कंपनी ने लगातार कहा था कि हम कोशिश करेंगे सेकंड हाफ में लॉन्च करने की, लेकिन फाइनली अब ये खबर आ रही है कि अगले हफ्ते से इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा और इसकी बिक्री जो है वो शुरू होने वाली है। अब रेवलिमेड का अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। इस दवा का अगर मार्केट साइज आप देखेंगे ना तो करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का है और ऑरबिंदो फार्मा को इसकी ओवरऑल बिक्री जो है वो करीब 4 से 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री जो है सालाना, वो ऑरबिंदो फार्मा के लिए हो सकती है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सिर्फ ये नहीं, ये प्रोडक्ट जो है इस कंपनी के लिए मार्जिन एक्रेटिव है। आप देखिए, अगर समझे फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने कहा था कि करीब 16 से 18% के आसपास के मार्जिन जो है विदाउट रेवलिमेड करेंगे, लेकिन अगर रेवलिमेड इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल हो जाता है तो यहाँ से सीधे कंपनी को 200 बेसिस पॉइंट यानी कि करीब 2% के आसपास अपने मार्जिन में जो है वो इजाफा हो सकता है। तो एक तो रेवेन्यू अच्छे जनरेट करता है ये प्रोडक्ट और साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन मार्जिन इस कंपनी के लिए जनरेट कर सकता है और अगले हफ्ते जो है
वो इसकी बिक्री शुरू होने की पूरी संभावना है। इसके लिए ऑरबिंदो फार्मा को आप रडार पर रखेगा। एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च जो है वो अब इस कंपनी का हो रहा है और वो है रेवलीमेड, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो फार्मा स्पेस तो बजेंगे, खासतौर से ऑरबिंदो फार्मा। आज आप इसको मिस बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि जी बिजनेस ने आपको दी है इसमें सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी और इसके दम पर बड़ा एक्शन इस कंपनी में और स्पेस में देखने को मिल सकता है। एक चीज है कि अभी तक डिस्क्लोजर आया नहीं है इसका, बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। चलिए, उसका डिस्क्लोजर भी जो है उसकी पूरी अपडेट वरुण आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बड़ी खबर पर तो आज दिन भर नजर रहने वाली है। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। तो इसके बाद अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन और देखने को मिल सकता है, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जो असर डालेंगे आज के मार्केट ट्रेडिंग पर। पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, औरो फार्मा तो आज एक्सक्लूसिव बन गई, लेकिन और कौन कौन से स्पेसेस है जहां नजर रखनी है और ट्रिगर्स कौन से हैं? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो करेंसी मार्केट जो है वो खुला रहेगा। अर्लियर अगर आप पहले की बात करें तो पहले ट्रेडिंग हॉलीडे था करेंसी मार्केट के लिए, पर आज करेंसी मार्केट जो है वो खुला रहेगा। आरबीआई मॉनिटरी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू जो है वो भी होने वाला है। पतंजलि का एजीएम है 3 बजे। कैमकॉन स्पेशलिटी और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट का 3 साल का जो है शेयर लॉक इन का पीरियड है वो 20% ऑफ शेयर्स का वो भी ओपन होता हुआ दिखेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो वो ट्रेड फ्रॉम ट्रेड से रोलिंग सेटलमेंट में जो है वहाँ पर ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। आईपीओ अपडेट्स में वेलिएंट लेबोरेटरीज, जिनका अगर आप डे 2 का अपडेट है, आज डे 3 है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 72% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 1.3 टाइम्स है। क्यूआईबी सिर्फ 5% बढ़ा है और एनआईए की बात करें तो लगभग 29% 30% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में सबसे पहले चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्यूआईपी जो है वो लॉन्च होता हुआ दिखा है, जिसमें इक्विटी शेयर और सीसीडी के लिए क्यूआईपी जो है लॉन्च किया गया है। फ्लोर प्राइस 1200 के आसपास का रखा गया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो मौजूदा भाव 1219 का है। और सीसीडी को अगर कन्वर्जन भी लगभग जो प्राइस है उनका भी भाव यही तय किया गया है। आईटी स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि एसेंचर के Q4 के रिजल्ट्स जो कि जून से अगस्त 2023 उनके रिजल्ट्स जो आते हुए दिखे हैं, अगर आप अर्निंग्स के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा स्लाइटली आपको थोड़ा मिस दिखेगा और गाइडेंस जो है वो कंपैरेटिवली FY24 के लिए कमज़ोर आती हुई दिखी है। आय लगभग 4% बढ़कर आई है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें 16% गिरकर आती हुई दिखी है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो है वहाँ पर भी लगभग 2.7% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। इमामी यहाँ पर एलो फ्रूट ब्रांड के साथ जो है वो जूस कारोबार में उतरेंगी और इसके अगर आप देखें वो उसमें लगभग अगर आप देखें एक्जिम आयुर्वेदा में लगभग 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे। हालांकि अगर आप देखें इसका अमाउंट जो है उसका जिक्र जो है अमाउंट का प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर S&P ने कंपनी का आउटलुक स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव किया है और ग्लेनमार्क लाइफ में हिस्सा बिक्री के चलते आउटलुक में जो है ये सुधार आता हुआ दिखा है। पिरामल फार्मा, यहाँ पर US FDA ने बेथलम यूनिट में GMP जो जांच है वो की है और इस यूनिट में फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां जो हैं वो जारी करते हुए दिखे हैं। श्रेयस शिपिंग, यहाँ पर कंपनी के डिलिस्टिंग ऑफर फेल होता हुआ दिखा है। अगर आप इंडिकेटिव प्राइस जो आया था वो लगभग 375 का था, पर जो अगर आप देखें अगर डिस्कवर्ड प्राइस जो आया है वो 890 का आया। उसके चलते अगर आप देखें यहाँ पर ये जो है ये डिलिस्टिंग प्राइस है वो फेल होता हुआ दिखा है। फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर कंपनी को लगभग 4.7 करोड़ के आसपास का जीएसटी का शो को नोटिस मिला है। 26 अगस्त को अगर आप बात करें कंपनी ने जीएसटी अथॉरिटी से टैक्स नोटिस जो है उसकी जानकारी भी दी थी। कई सारी अगर आप देखें तो यहाँ पर क्विक हिल टेक्नोलॉजीज़, जहाँ पर कई सारे अपडेट्स भी हैं, जिसमें सेलर्स में सिक्वायर कैपिटल ने लगभग 13.6 लाख शेयर्स बेचे हैं। बायर्स में क्रेनेलिन एसेट एडवाइजर्स है जिन्होंने लगभग 7.5 लाख जो है खरीदे हैं। यात्रा ऑनलाइन, यहाँ पर सोसाइटी जनरल ने लगभग 13 लाख शेयर्स के आसपास बेचते हुए दिखे हैं। ब्लॉक डील्स के हिसाब से एनसीएल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्रमोटर्स ने माल बेचा है, जिसमें प्रमोटर्स की अगर आप बात करें तो लगभग दोनों मिला के प्रमोटर्स लगभग 9.2% के आसपास जो है वो शेयर्स बेचते हुए दिखे, जिसमें बायर्स में आपको आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस दिखेंगे और उसी के साथ साथ कई जो दूसरे प्रमोटर हैं उन्होंने थोड़ा बहुत माल खरीदा भी है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ एनसीएल होल्डिंग्स जो है वो भी प्रमोटर ग्रुप में है, उन्होंने लगभग 5% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा सेक्टर्स में और स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए आज सबसे पहले एक्सपर्ट्स की राय कमोडिटी स्पेस में जान लेते हैं और कुंवर जी कमोडिटीज के रवि देवरा हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है।
बहुत जबरदस्त एक्शन हमने देखा है और एक्शन सिर्फ कच्चे तेल में नहीं बेस मेटल्स में भी दिखा है। तो आज उसी के साथ शुरुआत करते हैं। कॉपर ने $100 का कमबैक इंटरनेशनल मार्केट में दिखाया 4 महीने के लो से। एल्यूमिनियम, जिंक 5-5 महीने की ऊंचाई पर चले गए हैं। जरा बताइए कि करना क्या है आज। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल जो चाइनीज प्रीमियर की ओर से कमेंट्स आए उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी हमने जिंक कॉपर में आती हुई देखी, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन चाइनीज प्रॉपर्टी मार्केट के साथ है। तो लग रहा है कि ये रैली जारी रह सकते हैं। थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स का जो उछाल था वो भी हल्का हुआ है। हायर लेवल से थोड़ा करेक्टिव मूव कल इवनिंग में डॉलर इंडेक्स में देखा गया था। तो लग रहा है आज थोड़ा बाय इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बेस मेटल्स ने जो बॉटम है वो बना दिया है। हालांकि जो मोमेंटम है वो थोड़ा टैपिड रहेगा, क्योंकि आज से चाइना 8 अक्टूबर तक बंद रहेगा। तो मेरे हिसाब से एशियन काफी इकोनॉमी है जहाँ पे ये लीव रहेगी। तो आई थिंक एक रेंज बाउट बट पॉजिटिव साइड कारोबार रह सकता है। कॉपर में 720 के करीब क्लोज हुआ था अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, बाय करें यही लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 712 का, और अपर साइड 735 के टारगेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वही एल्यूमिनियम में भी काफी टाइम के बाद अच्छे ब्रेकआउट आए। 206.80 के करीब एल्यूमिनियम को बाय करें, 204 के स्टॉप लॉस के साथ 210 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है आज भी हाई लेवल पे सस्टेन कर सकते हैं। वेल, अच्छा, कच्चे तेल में क्या करना है? 170 अंकों की भारी भरकम गिरावट कल हमने देखी है इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को फॉलो करते करते। तो जरा बताइए कि आज क्या करना है? ये डिप्स पे खरीदारी बनती है? जरूर से ये ओवरबॉट पोजीशन में चला गया था और काफी 100 के करीब भी पहुंच चुका था। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा कोई वीकनेस नहीं है। हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर से था। मुझे लग रहा है कि एक बार डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। आज शायद अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखे। लेवल स्पेसिफिक 7580 के करीब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7510। अपर साइड 7780 तक के लेवल 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखे जा सकते हैं। और गोल्ड पे क्या व्यू बन रहा है? ऑलमोस्ट $40-50 का भारी भरकम करेक्शन हमें 48 घंटों में ही देखने को मिल गया है। तो गोल्ड और सिल्वर क्या राय बन रही है? गोल्ड अभी भी मुझे टैपिड लग रहा है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स वैसे करेक्ट हुए। हालांकि सेफ हेवन अपील है वो थोड़ी हटती हुई दिख रही है। इससे बेटर है कि आप सिल्वर में ट्राई करें। बेस मेटल का एक सपोर्ट भी मिल जाएगा, एंड अगर गोल्ड स्टेबल रहता है तो इसका एक फायदा मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है। 70,500 के करीब दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सिल्वर बाय करें, स्टॉप लॉस 70,000 का लगाए, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। 71,200 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखे जा सकते हैं। ये आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायरी में जा रहा है। तो आई थिंक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, राइट। और करेंसी पे क्या व्यू बन रहा है, जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आरबीआई के इंटरवेंशन का पूरा सपोर्ट है, वरना अब तक तो नए नए रिकॉर्ड लोज बन चुके होते। तो करेंसी की रेंज अब क्या रहने वाली है? डेफिनेटली, क्योंकि वो छुट्टियों वाला एक इश्यू भी था, क्योंकि पहले मंथ के थर्सडे को थी, बाद में फ्राइडे को थी और थर्सडे शेड्यूल है। तो इस हिसाब से थोड़ा कंफ्यूजन मार्केट में रहा। एंड पर्टिकुलर जहाँ पे पार्टिसिपेशन कल काफी कम था, कल करेंसी मार्केट चालू था, बट पहले जो छुट्टी अनाउंस की थी तो काफी स्केड्यूल लोगों ने अपना प्लान कर दिया था। तो मुझे लग रहा है कि करेंसी ओवरऑल बिक रहेगी। पर्टिकुलर वैसे आज कल करेक्ट हुआ था क्रूड के प्राइस, बट ओवरऑल क्रूड के प्राइसेस हायर लेवल पे, तो रुपये में आगे जाके वीकनेस देखी जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 83 का लेवल एक बॉटम बच चुका है, और अगले सप्ताह में आपको 83.40 से लेके 83.50 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रहा है। धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री और करेंसी स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके। रुकते इस वक्त की जो बड़ी डेवलपमेंट है उस पर जरा नजर डालिए। MCX जो कि नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, नए सिस्टम पर 3 अक्टूबर से ट्रांसफर करने वाला था, फिलहाल उन्होंने इसको टालने का फैसला किया है। सेबी का नए प्लेटफॉर्म फिलहाल टालने का सुझाव है, और इस सुझाव को फिलहाल MCX ने माना है। तो ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है। ये बात जरूर है कि उन्होंने सर्कुलर पहले जारी किया था कि 3 अक्टूबर से वो नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि TCS की तरफ से बनकर आया है। मद्रास हाईकोर्ट में मामला फिलहाल हमने देखा है कि यहाँ पर लंबित है, और इसी कारण से अभी इसमें कुछ और क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल के लिए ये सुझाव दिया गया है सेबी की तरफ से, और इसी कारण से MCX ने फिलहाल सेबी की बात मान ली है और इस ट्रांसफर को
टाल दिया गया है। आइए बढ़ते आगे और एफआईआर का रुख करते हैं, जान लेते हैं आज की एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स कहां से आ रही हैं। तो अरमान जरा बताइए, फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन कौन से स्टॉक्स पर है, क्या रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स है और आईटी सेक्टर पे स्पेसिफिक कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें आप सबसे पहले मैक्वायरी की टेक महिंद्रा पर रिपोर्ट है। डाउनग्रेड करा है उन्होंने अंडर परफॉर्म पर, जो न्यूट्रल का स्टैंड था उससे अगर न्यूट्रल से अंडर परफॉर्म कर दिया है। टारगेट जो है वो भी थोड़ा कट करते हुए दिखे हैं, 1050 से कम कर 1010 कर दिया है। मैक्वायरी की एसएल टेक्नोलॉजी पर रिपोर्ट है, मेंटेन करा है आउट परफॉर्म को, टारगेट जो है वो बढ़ाया है 1520 से बढ़ाकर 1550 का टारगेट कर दिया है। मैक्वायरी की इन्फोसिस पर रिपोर्ट है, मेंटेन करा है अंडर परफॉर्म को, पर टारगेट यहां पर भी थोड़ा सा बढ़ाया है, 1130 से बढ़ाकर 1160 का कर दिया है। मैक्वायरी की विप्रो पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट जो है बढ़ा रहे हैं 440 से बढ़ाकर 480 का कर दिया है। मैक्वायरी की टीसीएस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म के स्टैंड्स को और टारगेट जो है वो घटा रहे हैं 4450 से कम कर 4220 का कर दिया है। मैक्वायरी की एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर भी रिपोर्ट है, वहां पर ये डाउनग्रेड कर रहे हैं आउट परफॉर्म से न्यूट्रल पर और टारगेट जो है वो भी घटा रहे हैं 4420 से कम कर 4300 का टारगेट कर दिया है। मैक्वायरी के बिरला सॉफ्ट यहां पर भी वो डाउनग्रेड कर रहे हैं आउट परफॉर्म से न्यूट्रल पर टारगेट जो है वो यहां पर बढ़ा रहे हैं 470 से बढ़ाकर 530 का कर दिया है। और अंत में उन्हीं की एलटीआई माइंट्री पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं आउट परफॉर्म के स्टैंड्स को और टारगेट वो यहां पर जो है घटा रहे हैं 7300 से कम कर 6980 का कर दिया है। तो ये वो रिपोर्ट्स है जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर है और उसी के दम पर हमें जबरदस्त एक्शन यहां देखने को मिल सकता है। लेकिन आइए आपको बता दें, कल हमने देखा है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा को विदाई दी गई। 10 दिनों का ये जो महापर्व है वो कल अंत हुआ अनंत चतुर्दशी के साथ। बप्पा को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ है वो समुद्र के किनारे जमा हुई। और आपको बता दें, मुंबई में कुछ नहीं तो कम से कम 70 से अधिक ऐसे लोकेशंस थे, इलाके थे जहां पर हजारों की तादाद में बप्पा को विसर्जन दिया गया, विदाई दी गई। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गिरगांव चौपाटी से है, मुंबई का गिरगांव चौपाटी है और यहां पर अभी भी बहुत सारे ऐसे गणपति बप्पा के आइडल्स हैं, उनकी मूर्तियां हैं जिनका विसर्जन होना बाकी। उन्हीं में से एक है जाने माने लालबाग चा राजा, जिनको हम जानते हैं लालबाग के जो गणपति हैं, उनका भी विसर्जन यहां पर होना है। पुलिस की तरफ से यहां पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप बप्पा की देख रहे हैं गिरगांव चौपाटी से आती हुई और कुछ ही देर में उनको यहां विदाई दी जाएगी, उनका विसर्जन किया जाएगा। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।